ओबीसी तो हम उस गरीब को समझते हैं जो मजदूरी करता है। पीएम साहब तो 10 लाख का कोट पहनते थे, तो उनको कौन ओबीसी समझेगा। अब जो माहौल बीजेपी ने बनाया है वो नौकरियों का नहीं है, वो माहौल फ्री बीज का बनाया है उन्होंने। और मुझे समझ आया वहाँ जाके कि ये चुनाव यंग लोगों का चुनाव है, तो वो एक प्रकार से पब्लिक छल समझ रही है। और आई एम श्योर उसका कोई इलेक्शन से इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक में शुमार राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा का कैंपेन ट्रेल आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस वक्त मैं विवेक तन्खा जी के साथ एक कार में मौजूद हूं और एक प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसंपर्क करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विवेक तन्खा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। और हम देख रहे हैं कि एक तरह से इस चुनाव में आप संकट मोचन कहे जा रहे हैं। बहुत से बागियों को आपने समझा लिया है। ऐसा है, जो एक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता या सिपाही के तौर से मैं अपना काम कर रहा हूं। अब जैसे कल हम लोग लखन भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हुए, हमारे साथ कल सचिन पायलट जी थे और श्रीनिवास जी इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी साथ में थे। तो पहले हम लोगों ने जबलपुर पूर्व में एक छोटा सा मीटिंग की, फिर हम आगे पनागर पे रुके, वहाँ राजेश पटेल जी के लिए भी हम लोग ने छोटी सी मीटिंग की। और फिर एक काफ़ी बड़ा जनसैलाब वाला रोड शो सिहोरा में हुआ, जहाँ यूथ कांग्रेस की एक सीनियर ऑफिस बेरर एकता ठाकुर जी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और एकता के प्रति बड़ी सहानुभूति थी सबको, एक यंग लड़की है और चुनाव इसकी सरगर्मी में आ गई है और उसके एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है एज अ जन सेवक। और मुझे समझ आया वहाँ जाके कि ये चुनाव यंग लोगों का चुनाव है। आपका एक बयान भी बड़ा चर्चित हुआ कि बीजेपी के बुजुर्गों का मुकाबला कांग्रेस के युवाओं से। वही दिखा मैंने कल, जो एकता के लिए जो एक सहानुभूति की लहर थी और जिस प्रकार से यूथ एकता को वेव कर रहा था, जुड़ रहा था, साथ चल रहा था, आगे दौड़ रहा था, तो उससे मुझे समझ आया कि ये चुनाव यंगस्टर्स का चुनाव है, यंग लोगों का चुनाव है और इनके भविष्य का चुनाव। सबसे बड़ी चीज़ है यूथ की भविष्य का चुनाव है। और मुझे इस चुनाव में ऐसा समझ आ रहा है कि बहुत बड़ा उलटफेर दिख रहा है। बड़े बड़े लोग चुनाव हारेंगे, छोटे छोटे लोग चुनाव जीतेंगे। आप देखना, ये चुनाव बड़ा अनप्रेडिक्टेबल चुनाव है। जनता साइलेंट है। कांग्रेस को एक एज प्रेस और मीडिया के माध्यम से दिखाए रहे हैं, बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। कहीं सर वोटर्स साइलेंट है और हम देख रहे हैं कि आपके जैसे चेहरे भी कभी फ्रंट फुट पर आते हैं और कभी बैकडोर से, और हम कहें कि पर्दे के पीछे प्रबंधन की कमान जो है वो संभालते हैं। तो ये मैनेजमेंट, ये कहा जा रहा था, कल सचिन पायलट भी इस बात को कह रहे थे कि ये तैयारी अभी की नहीं है, लगातार सालों से ये तैयारियां चल रही थी और रणनीतियाँ जो है वो कांग्रेस को ये चुनाव जिताएंगी। इनफैक्ट परसों में जब छत्तीसगढ़ से लौट रहा था तो मैं पूरे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से क्रिस क्रॉस करते हुए आया और करीब 4-5 मीटिंग्स हुई मेरी, धनपुरी से लेकर शेड्यूल उमरिया तक, रात को 10-11 बजे तक। और मुझे एक नई उमंग, एक नई चेतना का एहसास हुआ इवन शेड्यूल में। जो ट्राइबल बेल्ट है और नौकरियां हैं नहीं, और जो 25 साल पहले शेड्यूल था वही आज भी है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन गई है मगर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है नहीं, हैं भी तो वो जो जिस लेवल की चिकित्सा होनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो परेशानी सब तरफ मुझे झलक रही है। एक लोग मध्य प्रदेश को एक प्रगतिशील मध्य प्रदेश के तौर से देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, वो चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो, वो चाहते हैं हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव हो, युवा चाहता है नौकरियाँ आएँ। अब जो माहौल बीजेपी ने बनाया है वो नौकरियों का नहीं है, वो माहौल फ्री बीज का बनाया है उन्होंने। फ्री बीज से नौकरी थोड़ी आती है, फ्री बीज से तो आप अपना जो धन है वो उसको बांट देते हो। तो फ्री बीज के जरिए लाडली बहना की भी सर बात कर लेते हैं। और आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ऐसा कह रही है कि उसको बड़ा एज मिल रहा है इससे? नहीं, बीजेपी ने एज के लिए ये सब किया है, बट अब जो मैं समझ रहा हूँ, जैसे गहराई में जा रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ अगर इलेक्शन के लिए करते हो ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। 5 साल पहले से आप करते
तो उसका एक सैद्धांतिक रूप में दिखता कि आपका विमेन औरतों की तरफ या महिलाओं की तरफ एक झुकाव है, आप चाहते हैं वो सेल्फ रिलायंट हो, स्वावलंबी बने। बट वो सब तब होता है जब आप इस चीज़ को 5 साल पहले करते। इलेक्शन के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आपने इन रिस्पॉन्स टू कांग्रेस कैंपेन एक स्कीम ले आए और पैसा बांटने लगे। उससे कोई लोग मिसलीड नहीं होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये इलेक्शन का स्टंट है, और इलेक्शन के स्टंट से वोट नहीं मिलते हैं। जी जी। इधर सर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जितने दौरे प्रधानमंत्री ने किए, शायद ही कभी इतिहास में इतने दौरे भारत के प्रधानमंत्री ने चुनावी मकसद से मध्य प्रदेश में किए हों। और अमित शाह भी आ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण की तिथि जो है वो सार्वजनिक मंचों से गिना रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश गुजरात के बाद एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है बीजेपी और आरएसएस के लिए। जबलपुर उसका एक केंद्र भी है, केंद्र बिंदु है। इंदौर भी है, ग्वालियर तो था ही राजमाता जी के वक्त से। तो हुआ क्या है कि उनको ये ढलते दिख रहा है। ढलना कब स्टार्ट हुआ? मेरे हारने के बाद। जब मैं हारा तो जबलपुर में एक रियलाइजेशन हुआ कि शायद एक अच्छा आदमी हार गया है, जो जबलपुर की आन बान शान और प्रतिष्ठा से जुड़ा था और जो जबलपुर को प्रतिष्ठा की तरफ ले जा सकता था। और उसका कॉम्पनसेशन हमको 2 बार मिला। जब पिछले विधानसभा चुनाव में हमको 4 MLA जबलपुर ने दिए, और फाइनली जब मेयर का चुनाव अभी 1 साल पहले हुआ था, तो जगत बहादुर सिंह अन्नू जी का चुनाव में जो जीतना और अच्छी बहुमत से जीतना और शहर में जीतना, ये एक बार फिर इसने दिखाया कि जबलपुर में बीजेपी और सैफरन फ्लैग का मोह भंग हो रहा है। जो सैफरनाइजेशन जबलपुर का बीजेपी करना चाहती थी, उससे लोगों का मोह भंग हो रहा था, क्योंकि लोग अब विकास, प्रगति और मॉडर्निटी चाहते हैं। वो सिंगापुर बनना चाहते हैं, वो यूरोप की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अमेरिका की जो दृष्टिकोण से जो अब डेवलपमेंट्स हुए हैं वो चाहते हैं। क्योंकि अब टीवी, इंटरनेट और जो हर प्रकार का एक्सपोजर है बच्चों में और टीनेजर्स में इतना ज़्यादा है कि अब आपको किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता है, मतदाता खुद ही सब समझता है। इधर सर हम देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना का आप लोगों ने अपने वचन पत्र में ऐलान किया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि मुझे जो गाली दी जा रही है या उनके बारे में कोई विषय कहा जाता है तो कह रहे हैं कि गाली दी जा रही है, और कहते हैं कि पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान कर रही है कांग्रेस। माफ़ करिएगा, प्रधानमंत्री जी की ओहदा बहुत बड़ा होता है और उनके बारे में कोई भी गलत शब्द उपयोग करना मैं उचित नहीं समझता हूँ कभी। मगर पीएम साहब को गलत फहमी है। एक तो पीएम साहब को कोई ओबीसी नहीं समझता। ओबीसी तो हम उस गरीब को समझते हैं जो मजदूरी करता है। पीएम साहब तो 10 लाख का कोट पहनते थे, तो उनको कौन ओबीसी समझेगा? वो तो एक बड़े नेता है, राजनेता है। राजनेता ओबीसी नहीं होता है, वो बड़ा आदमी होता है। तो वो ये कहना है कि उनका विरोध हो रहा है तो वो ओबीसी का विरोध हो रहा है, वो आई थिंक वो सिंपैथी गेन करने के लिए कह रहे हैं, मगर उससे उसका कोई असर नहीं है। बिकॉज अब पीएम साहब की जो बातें हैं, अब ये देश इतना सुन चुका है 10 साल में कि अब एक प्रकार से थकान हो गई है। हर वक्त एक एम्पैथी ड्रॉ करने की जो कोशिश होती है वो चलती नहीं है। कुछ दिन बाद लोग कहेंगे हमको तो मनमोहन सिंह अच्छे लगते थे, जो सीधे साधे स्ट्रेट व्यक्ति थे। जी, इधर सर मध्य प्रदेश में जितने सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, एक कहा जा रहा है कि सीएम चेहरों की भी लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं भीतर खाने चल रही है। इससे क्या एज कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है? बीजेपी का ये जो पैतरा था, मुझे नहीं लगता कि ये चल पा रहा है, क्योंकि एक तो जो वो लोग थे वो बहुत बड़े थे एक एमएलए के चुनाव के लिए। क्योंकि एमएलए का जो स्तर होता है वो अलग टाइप का होता है, बड़ा व्यक्तिगत होता है। आपका एक वोटर से जो कांटेक्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी है, वार्ड का, एमएलए का। और ये लोग बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्र के नेता थे, बड़े बड़े एमपी थे। जैसे राकेश सिंह जी चीफ विप थे बीजेपी पार्टी के। अब आप अच्छा, वो तो कभी इधर उधर देखते ही नहीं थे, जब वो चलते थे तो सीधे देखते थे। तो उनको 4 चुनाव जीत चुके थे,
और मोदी जी की लहर में 2 चुनाव मैंने वैसे ही जीते उन्होंने। तो अब उन लोगों के लिए ये जो गली कूचे की जो राजनीति है, जहाँ पर एक एक मतदाता चाहता है कि आप उसके लिए अवेलेबल रहो, उसको जानो, उसको पहचानो, उनके यहाँ बर्थडे पार्टीज़ में जाओ, उनकी गमी में शामिल हो, वो सब तो नहीं किया नहीं इन बड़े लोगों ने। तो वो आज उनका जो डिस्कनेक्ट है आज उन सबको दिख रहा है, और इसलिए और बीजेपी की ये जो मेरे ओपिनियन में ये रणनीति फेल होगी, क्योंकि इन जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं। अब जैसे तरुण भाई हैं, उन्होंने तो 10 साल से या 20 साल से उनका परिवार उस एरिया से जुड़ा हुआ है। हर त्यौहार में उनके यहाँ से हज़ारों लोगों को गिफ्ट जाते हैं। तो हाउ विल यू कंपेयर योरसेल्फ विद देम? तो ये एक बड़ी अनइवन लड़ाई चल रही है। बीजेपी ने चेंज करने की कोशिश की थी थोड़ा सा, कि रणनीति को चेंज करके एक इलेक्शन का जो फोकस चेंज करें, बट हुआ नहीं वो। जी। और सर, विवेक तनखा क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इस चुनाव को लेकर, क्योंकि बारीक चीज़ें आप समझते हैं और रणनीतिकारों में शामिल हैं आप? देखिए, मैं कल परसों छत्तीसगढ़ में था, मैंने बहुत लोगों से बातचीत भी कर रहा था, प्रचार में भी था। तो मुझे छत्तीसगढ़ में समझ आया कि जो तमाम इशूज़ इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ईडी और आईटी के उठाए जा रहे हैं, महादेव ऐप, ये ऐप, और जो स्टेटमेंट दुबई से आ रहे हैं, तो वो एक प्रकार से पब्लिक छल समझ रही है, और आई एम श्योर उसका कोई इलेक्शन से इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। इलेक्शन तो वहाँ कांग्रेस जीत रही है और वो चीज़ दिख रही है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एज हर व्यक्ति बताता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस के तरफ बायस्ड होऊंगा क्योंकि मैं तो कांग्रेस में हूँ, बट जो प्रेस मीडिया के जितने सर्वेज आ रहे हैं सब में यही बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एज है। राजस्थान में लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। तो अपनी साफ गोई के लिए पहचाने जाते हैं विवेक तनखा, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने हमसे अभी इस वक्त खास बातचीत की। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। राजस्थान में कांटे की टक्कर है, तमाम बिंदुओं पर खुलकर